Hello everyone. This is chapter 1 of book 2 Political Science, which is Challenges of Nation Building. So this book is all about India after 1947, that is the post-independence era. But before starting with the chapter, let us take a brief look at the background. तो अब इंडिया पे बहुत सारी कॉलोनियल पावर्स ने रूल किया है, स्पेसिफिकली द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स. वी हैड डच इंडिया, डैनिश इंडिया, फ्रेंच इंडिया, पोर्चुगीज़ इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया. तो मेजरली दीज आर द 5 यूरोपियन पावर्स दैट रूल्ड इंडिया, जिसमें से द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ ब्रिटिश. इनमें से 2 पार्ट्स ऐसी भी थी जो 1947 के बाद भी इंडिया में रही, विच वर फ्रेंच एंड पोर्चुगीज़. तो 1954 पर्टिकुलरली नवंबर 1954 में देयर वर 4 एनक्लेव्स ऑफ पौंडीचेरी, Yanam, Mahi and Karikal, which were transferred to the Indian Union and they became the Union territory of Puducherry. Similarly, 1961 में Goa, Daman and Diu became part of India, which were earlier under the rule of Portuguese. However, जो हमारा मेन कंसर्न है दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया. तो ब्रिटिश इंडिया की जो ड्यूरेशन थी दैट वाज फ्रॉम 1612 टू 1947. तो अब ये जो कॉलोनियल पावर्स इंडिया में आई थी, दे केम लुकिंग फॉर मार्केट्स एंड टू पार्टिसिपेट इन द स्पाइस ट्रेड. हाउएवर धीरे धीरे दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडियन रीजन्स. तो अब इन द अर्ली 17th सेंचुरी ब्रिटिश वर स्टार्टिंग एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग पोर्ट्स इन इंडिया, एंड जो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी दैट वाज इन सूरत इन 1613. तो अब 17th सेंचुरी में तो वो सिर्फ ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे. हाउएवर इन द 18th सेंचुरी जो इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो चेंज हो रहा था. जो इंडिया में पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही थी. फॉर एग्जांपल, द मुगल एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटिंग, even the Maratha Empire was becoming weak and was becoming unstable. तो धीरे धीरे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया, एंड 1757 में there was this battle of Plassey which kind of marked the beginning of imperial colonial rule in South Asia, particularly India. तो अब इसे आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हो. बोथ आर करेक्ट टर्म्स. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंग्लिश बिकॉज ये इनिशियली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड लेटर ऑन इट बिकेम अ ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी. देयरफॉर द यूसेज ऑफ बोथ द टर्म्स इज करेक्ट. Basically, from 23rd June 1757, the East India Company gained control over India, and in 1858, this power transferred from the East India Company to the Crown, that is जो Queen थी उस टाइम पे ब्रिटेन की, उनके पास पावर चली गई. This was by way of the Government of India Act of 1858. तो 19th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटेन गेंड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया, राइट. तो इफ़ वी सी, India was under the control of Britishers for almost a period of 200 years, that is 1757 to 1947, which is a period of 190 years. So this was all about the background. अब on the midnight of 14-15 August 1947, India gained independence from Britishers. तो जो ब्रिटिश इंडिया था दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 different parts. फर्स्ट इज़ इंडिया, सेकंड इज़ पाकिस्तान. एंड पाकिस्तान के भी देयर वर 2 portions, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इज़ प्रेजेंट डे बांग्लादेश. तो जो बांग्लादेश था उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद. तो इस चैप्टर में जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे दैट वुड इंक्लूड बोथ दीज एरियाज, ईस्ट एज वेल एज वेस्ट पाकिस्तान. तो अब इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस इन 1947. हाउएवर 1946 में दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप समझ सकते हो एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेन्योर ख़त्म हुआ तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर स्टार्ट हुआ. दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, or we can say it was the successor of Constituent Assembly. The Constituent Assembly was formed on 6 December 1946 and it came to an end on January 1950. तो Constituent Assembly का जो फर्स्ट सेशन था या फर्स्ट मीटिंग थी दैट टुक प्लेस ऑन 9 December 1946.
The temporary president of the assembly was Dr. Sachidanand Sinha. However, जो permanent president थे, he was Dr. Rajendra Prasad, who then went on to become the first president of India. One more thing, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट डे था दैट वाज 24th of January 1950 एंड 26th January 1950 से द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टुक होल्ड ऑफ द कंट्री. So the two functions of Constituent Assembly were first the governance of the country and second was the drafting of the constitution. It comprised of 16 committees जिसमें से जो सबसे important committee थी that was the drafting committee which was headed by Dr. B.R. Ambedkar. So this was the committee which framed or which drafted the Constitution of India, which is the supreme law of the land. तो हमारी कंट्री में जितने भी लॉज हैं, जितने भी स्टैच्यूट्स हैं, उन सब का सोर्स है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 17 days for the formation or for the drafting of the constitution. So there was a special session which was addressed by Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India. And इस session में decide किया गया that independent India would achieve 2 goals. First is that of a democratic government, that India will have a democratic government, and second that the government would work for the good of all, especially the poor and the disadvantaged sections. That is, the Indian government would work on the lines of socialism. So these are some of the facts of the Indian Constitution. First, that it is the lengthiest constitution of a country. At present, it has 448 articles, 25 parts and 12 schedules. Second and most important point is that the constitution was enacted or drafted on 26th of November 1949. That is 26th November 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो बन के तैयार थी. However, it was only enforced on 26th January 1950. कुछ पार्ट्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के दैट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली. हाउएवर एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आई दैट वाज ऑन 26 January 1950. दिस वाज टू give importance to the day of Purna Swaraj, that was on 26 January 1930. तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. दैट इज़ वाई 26 January इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, बिकॉज it is this day that the Constitution of India came into force, and 26 January 1950 से ही the Parliament also started operating. तो अब एज वीव सीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करा था जो इंडिपेंडेंट इंडिया को अचीव करने थे. दीज आर ओनली 2 of the गोल्स. इस कॉन्टेक्स्ट में द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो objectives resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru in 1946. It was passed in 1946 by the Constituent Assembly. उसमें there were certain objectives which were laid down जो इंडिया को अचीव करने हैं. For example, that India would be a democratic country. India would be republic. रिपब्लिक का मतलब होता है दैट द हेड ऑफ द कंट्री वुड बी एन इलेक्टेड पर्सन. वो कोई किंग या मोनार्क नहीं होगा. इट वुड बी एन इलेक्टेड पर्सन लाइक वी हैव द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. देन सर्टन अदर ऑब्जेक्टिव्स वर सॉवरेनिटी, that is the country would remain independent in the external and internal affairs. Then India would be a socialist country and so on. तो धीरे धीरे with time we will see the importance of all these terms and how India has tried to achieve all of these. तो अब ये जो गोल्स उन्होंने स्पेसिफाई किए थे, अचीविंग दीज गोल्स वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट गिवन दी सर्कमस्टांसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बॉर्न. तो अब इन गोल्स को अचीव करना डिफ़िकल्ट क्यों था? सम ऑफ द रीजन्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज़ दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज मार्क्ड बाय पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू 2 parts. दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ 2 nation states. फर्स्ट इज़ इंडिया, सेकेंड इज़ पाकिस्तान, एज वी ऑल नो, राइट. देन पार्टीशन की वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑन बोथ द साइड्स. Thirdly, India was very large in size, not only in terms of area but also in terms of diversity of the people which comprised the area. So unification of area was one thing, but unification of people of different cultural, different social backgrounds was the most difficult task.
देन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री वाज एक्सट्रीमली बैड. If you have economics as a subject, you would have studied the state of Indian economy on the eve of independence. तो इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. इंडियन एग्रीकल्चर जिस पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डिपेंड करते थे उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी. देन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था दैट वाज मार्क्ड बाय एक्सट्रीमली स्लो ग्रोथ. एक तरह से आप कह सकते हो देयर वाज नो ग्रोथ. एंड जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था इंडिया का दैट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स. देन फॉरेन ट्रेड वाज एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर क्योंकि जो भी प्रॉफिट था दैट वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स. तो इकोनॉमिक्स सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इंडिया वाज फेस्ड विद द चैलेंज एज टू हाउ विल इंडिया ओवरकम द अदर चैलेंजेस. देन लास्टली इंडिया वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द नेबर्स. स्पेशली अभी पाकिस्तान जो था वो अलग हुआ था एंड देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स एज टू व्हाट एरिया इज़ इन पाकिस्तान, व्हाट एरिया इज़ इन इंडिया. देन इवन चाइना वॉज नोटोरियस एंड स्टिल इज़. सो दिस वॉज अनदर प्रॉब्लम विच इंडिया वॉज फेसिंग. तो इस बुक में हम मेजरली डिस्कस करेंगे 3 मेजर challenges. First one is to ensure unity in diversity. That how was India supposed to ensure unity when the country is marked by so much of diversity, not only in terms of area but also in terms of the people occupying the territory, right? The second point is that how was India supposed to establish a strong democracy, and that to parliamentary democracy. And the third major challenge which India faced was how will India achieve the ideal of socialism, that is development and well-being of the entire society. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुकी थी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हाउएवर इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सफिशेंट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बना दी बट उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे टू इंश्योर डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, दैट वाज द क्वेश्चन. तो इसलिए दिस वाज द सेकंड चैलेंज. एंड थर्डली सोशलिज्म के केस में भी सेम ही है. लीडर्स वर यूनानिमस ऑन दिस पॉइंट कि हमने सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. हाउएवर इसके लिए पॉलिसीज़ कौन सी बनानी है और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट वाज अ मेजर चैलेंज. तो ये जो 3 challenges हैं दीज आर द स्कोप ऑफ बुक 2 पॉलिटिकल साइंस. एंड इस चैप्टर का जो मेन कंसर्न है हमारा दैट इज़ दिस फर्स्ट challenge, which is how were we supposed to ensure unity of such a big country. अब with respect to the topic partition, displacement and rehabilitation, ब्रिटिश इंडिया में अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स जो पॉलिटिकल कंटेंडर्स या पॉलिटिकल फोर्सेस थी दोज वर द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. तो मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी प्रपाउंड करी जिसमें दे सेड कि जो हिंदूज़ जहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे दैट एरिया वुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम्स जहाँ पे मेजॉरिटी में हैं उनके लिए एक सेपरेट कंट्री की फॉर्मेशन की जाए विच वुड बी नोन एज पाकिस्तान. Now Congress opposed this, however ultimately as we all know this demand was accepted and India got divided into 2 parts. तो अब जब पार्टीशन हुआ तो ये आइडिया कि हिंदूज़ का जो लैंड होगा दैट वुड बी इंडिया एंड मुस्लिम्स का पाकिस्तान होगा ये देखने में ईजी लगता है. हाउएवर इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी टफ टास्क. This is because of the following reasons. First reason is that there was no single belt of Muslim majority areas. अब फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ब्रिटिश इंडिया. अगर हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर भी दिया तो हम ये नहीं कह सकते दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ ऑफ हिंदूज़, दिस इज़ ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज़ ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज़ ऑफ हिंदू, दिस इज़ ऑफ हिंदू, राइट. ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक एरिया में ही हिंदूज़ भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे एंड अदर फेथ के लोग भी होंगे. So how are we going to divide the area on the basis of religion? बट अब पार्टीशन के लिए देखा गया दैट देयर आर 2 पोर्शंस इन इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स है, राइट. दिस इज़ ईस्टर्न रीजन एंड दिस इज़ द वेस्टर्न रीजन. दिस इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड दिस इज़ प्रेजेंट डे बांग्लादेश. तो इन 2 एरियाज़ को किया गया दैट दे वुड बिकम पाकिस्तान. अब बिकॉज इन 2 एरियाज़ को ज्वाइन करना इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी बिकॉज बीच में इंडियन टेरिटरी का एक्सपेंस आ जाता है तो इनकी ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है. इसलिए पाकिस्तान के 2 पार्ट्स ही रहेंगे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. Then the second problem which was faced is that not all Muslim areas wanted to be a part of Pakistan. That is, कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहाँ पे although Muslims were in majority, they did not want to be a part of Pakistan.
For example, we have the case of the Northwestern Frontier Province, which is NWFP, जो कि present day area है of Khyber Pakhtunkhwa, which did not want to become a part of Pakistan. तो जुलाई 1947 में यहाँ पर एक रेफरेंडम किया गया. रेफरेंडम इज़ अ काइंड ऑफ वोटिंग. अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर थे प्लस जो उनके ब्रदर थे, द नेम ऑफ हिज ब्रदर वाज खान अब्दुल गफ़ार खान, एंड जो खुदाई खिदमतगार्स थे, खुदाई खिदमतगार्स वर बेसिकली पीपल हु वर द फॉलोअर्स ऑफ खान अब्दुल गफ़ार खान. तो ये जो लोग थे दे डिड नॉट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दे रिफ्रेन्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस रेफरेंडम. दैट इज़ दे बॉयकॉटेड द रेफरेंडम. उन्होंने कहा दैट उनको ये ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड की गई दैट दे कैन बी एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस और दे कैन जॉइन अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो एरिया है दैट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान. सो दे बॉयकॉटेड दिस पर्टिकुलर referendum. However, majority of the people they voted in favor of joining Pakistan. तो ultimately 1955 में ये जो particular area था that got merged into West Pakistan. Then the third problem was with respect to two particular provinces, which was the province of Punjab and Bengal. तो अब ये जो दो प्रोविंसेस थे यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी. ओवरऑल तो मेजॉरिटी थी. हाउएवर अगर आप इसकी फर्दर डिवीज़न करो, दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट्स इसकी डिवीज़न करो, तो कई एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स वर ऑल्सो इन मेजॉरिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ पंजाब. तो मेजॉरिटी तो यहाँ पे मुस्लिम्स की है. हाउएवर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे द नॉन मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. तो अब ऐसी चीज़ों की बाइफिकेशन किस तरह से होगी? तो अल्टीमेटली इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ये जो प्रोविंसेस थे इनको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया. दैट इज़ पंजाब के एंड बंगाल के दो दो हिस्से किए गए. वन पोर्शन वेंट विद पाकिस्तान एंड वन पोर्शन वेंट विद इंडिया. So because of such division and bifurcation, these areas became the centers of trauma and displacement. And the last problem which was faced is that of minorities. तो अब countries को तो आपने religious lines पे divide कर दिया. However, अब this is Pakistan and this is India. तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो इंडिया है वहाँ पे सिर्फ हिंदूज़ हैं एंड जो पाकिस्तान है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स हैं. इवन हेयर वी हैव मुस्लिम्स एंड हेयर वी हैव हिंदूज़. तो इन माइनॉरिटीज़ का क्या होगा? तो माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक. देयर वॉज कम्युनल वायलेंस वेयर द मेजॉरिटी अटैक्ड द माइनॉरिटी. So all these topics lead us to our next topic, which is the consequences of partition. तो अब because of partition there was huge loss of life, liberty and property on both the sides. There were a lot of atrocities which were committed on people on both the sides. तो अब इस violence के चलते there were communal zones which were made. इसका मतलब था कि वो areas जहाँ पे हिंदूज़ majority में थे वहाँ पे नॉन हिंदूज़ would not go, एंड जहाँ पे नॉन हिंदूज़ वर इन मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदूज़ वुड नॉट गो इन द फियर ऑफ डेथ, persecution और violence. Then people abandoned their homes and moved across borders. And borders cross करना इतना easy task नहीं था, तो people were displaced. They had to live in refugee camps for sometimes months, sometimes years. And इस journey में भी when they were moving from one place to another, moving from one country to another, they were subjected to a lot of atrocities. People were killed, raped and attacked. सबसे ज़्यादा जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट देखा गया दैट वाज ऑन विमेन. विमेन वर रेप्ड, दे वर किल्ड, दे वर एबडक्टेड, दे वर मेड टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन एंड दे वर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस. Sometimes they were even killed by their own family members in order to protect the family honor. If we see the official statistics, there were almost 5 to 10 lakh people who were killed in the partition. There were 80 lakh people who migrated across the new border. However, one thing to remember is that this is only the official data and the unofficial data is way more than this. तो अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था. There were communal clashes which were taking place. There was communal violence which was taking place, and people of one community wanted to totally erase the people of another community. But this is the larger picture. There were exceptions to this as well. There were people coming out, helping others as well.
but largely it was all blood and violence. तो क्या जो nationalist leaders थे इंडिया के, they decided to make India into a Hindu nation? Because उस टाइम पे 12% of the population of India, this is the time of 1951, इस टाइम पे the 12% population of India was Muslims. तो क्या जो nationalist leaders थे, they were going to completely overlook this particular portion of the population? So the answer to this question is no. तो जो nationalist leaders थे, they decided that people of all religious communities, people of all religions, they should be treated equally. That is, public eye में religion would not be an important factor, and people would not be discriminated on the basis of their religion. So the leaders adopted the principle of secularism, which means that they will not designate one particular religion as the national religion, and that they will consider all people of different faith as equal. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में सिटीज़नशिप लेने का क्राइटेरिया में रिलीजन इज़ नॉट अ डोमिनेंट फैक्टर. तो इफ़ यू सी Part 2 of the Indian Constitution, that is from Article 5 to Article 11, as well as the Indian Citizenship Act, you would know that religion is not one of the criteria to be a citizen of India. Another example of this adoption of the principle of secularism is that we have Articles 25 to 28 in the Indian Constitution. अब Indian Constitution में we have Part 3, which talks about the fundamental rights of people. These are certain rights which are basic and inevitable, that is, इनको state भी नहीं ले सकती, ना ही इनको दूसरे citizens आपसे ले सकते हैं, and these will be ensured to all the people. तो Article 25 to 28 also fall within Part 3. So these are fundamental rights which provide for freedom of religion. Then with respect to the question of minorities, we have Article 29 to 30, again a part of fundamental rights, which provide for the cultural and educational rights of minorities. So these are some of the provisions of the Indian Constitution which promote secularism. There are other provisions as well. Then preamble to the Indian Constitution was amended in 1976. Preamble is basically the key of the Constitution. That is, हमारी Constitution की philosophy को reflect करता है the preamble. And 1976 में इसमें amendment करके the word secularism was added, which again strengthens the stance of India with respect to secularism. Lastly, majority of the laws in our country are of secular nature, apart from the personal laws. Obviously, personal laws like the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, etc. वो क्योंकि personal या private affairs से deal करते हैं, इसलिए they are of that nature. However, जो भी बाकी laws हैं, they are of secular nature. So we see how the nationalist leaders and the government ensured the protection of religious minorities in wake of the division or partition of the country on religious lines. So this is all for this video. I'll be starting with the integration of princely states, which is the next aspect of this particular part, in the next video. Thank you so much for watching.